हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम है, अभी 2023 में हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट सीजीएल का एग्जाम देने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में जो भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को आप एक बार सोल्व करके जाओ। ठीक है, क्योंकि कई सवाल हैं जो वापस से रिपीट होंगे। तो 2023 में जो सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ। वैसे मैंने इसका एनालिसिस भी करवाया था, लेकिन उसमें 19 से 20 सवाल ही हो पाए थे। ठीक है, तो बाकी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उसके साथ हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। पूरा का पूरा एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को करना है, 100 ट्रिक कैसे लगानी है इन क्वेश्चन में, वो सारा तरीका यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन आपको बताना है। तो मीडियन क्या होता है कि कोई भी जो डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख दो, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, और जो बीच वाली टर्म होगी वही क्या होगी, उसकी मीडियन हो गई। तो जैसे ये पूरा आपको डाटा दे रखा है, तो इसमें पूरा आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट पहले ये देख लो कि टोटल टर्म कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। तो 9 टर्म है, यानी बीच वाली टर्म जो 5 होगी, देखो 4 टर्म इधर 4 टर्म इधर, और यहाँ से जो बीच वाली टर्म होगी, पांचवी टर्म होगी, वो इसकी मीडियन होगी। तो पांचवें नंबर पर कौन सी होगी जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? तो सबसे पहले जो मिनिमम है, देखो 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में 10 से बाद में कौन सा है, ये 18 हो गया, सॉरी 15 है। इसके बाद में ये 2 नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये 4 नंबर पे हो जाएगा, और पांचवें नंबर पे हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये इसका मीडियन हो जाएगी, और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मीडियन क्या होती है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, और जो बीच वाली टर्म होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो जाती है इटसेल्फ इन 4 साल में। तो कोई मनी है जो 4 साल में डबल हो रही है, और पूछा है किस पे, साधारण ब्याज पे हो रही है, और अगर यही उसी ब्याज दर पर वह कितने साल में 7 गुना हो जाएगी। तो ये 7 गुना होने में कितना टाइम लेगी? तो एक चीज यहाँ से देखो कि 2 गुना हो रही है, यानी 1 रुपए की 1 रुपए प्रिंसिपल है, तो बढ़ के कितना हो गया, 2 रुपए। यानी ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये बोल रहा है कि 7 गुना होना चाहिए। तो 7 गुना होने के लिए यानी ब्याज कितना होगा इसमें, 6 रुपए उसे ब्याज मिलना चाहिए 1 रुपए पर। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलने पर उसको मिलने, जो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है वो कितने साल में मिलता है उसको, 4 साल में। तो मुझे बताइए 6 रुपए का इंटरेस्ट है वो कितने साल में मिलेगा? तो 1 रुपए का 4 साल में, तो 6 रुपए का 6 इंटू 4 यानी 24 साल में। क्लियर है? तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, देखो 4 साल में उस सेम का कितना हो गया, 2 गुना, तो इससे 1 कम कर दो यानी 1 है। तो 1 रुपए का ब्याज है वो 4 साल में मिल रहा है, तो 7 गुना बोला यानी 6 रुपए का ब्याज चाहिए। तो 6 रुपए का ब्याज में कितना चाहिए, 6 इंटू 4 कर दोगे यहां से, तो 24 साल। तो उसको 24 साल लगेंगे, ये माइंड में आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां से बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो 17/30 है, 7/15 है, 27/50 और 11/20 है। इसको आपको डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको फ्रैक्शन पता है परसेंटेज में, तो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो परसेंटेज में करो या चाहे वैसे करो। ठीक है, तो हमें तो क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना। जैसे 17/30 है, देखो 17/30 को क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 से डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा, 0 पॉइंट, या यहाँ से पॉइंट में सोल्व कर दो आप लोग। ठीक है, तो 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, और यहाँ से बचेगा 2 है, 3 पंजे 15, 2 बचेगा तो 3 छीगा 18। ठीक है, तो 3 छीगा 18 लगभग 0.55 के आसपास आएगा, क्योंकि 3 पंजे 2 बचेगा, 3 छीगा 18 हो गया, और यहाँ से 2 और बचेगा तो 2/3 है वो 6 6 6 इस तरीके से चलता जाएगा, तो 0.56 होगा। जैसे यहाँ पे इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.15 और 15 चौक 60, तो ये 4 बार 15 चौक 60, फिर 10 बच गया तो ये 100 बन जाएगा, 15 छीकी 90 यानी 46 होगा। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.454 बनेगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 1/2, 1/20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, जो परसेंटेज होता है 5%, तो 11 5 55 यानी 0.55 होगा। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दो। देखो सबसे पहले तो कौन सा होगा जिसमें इसको डिसेंडिंग में बताना है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है यहाँ पे, 17/30 है, तो 17/30 ये हो गया पहला, या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, ये दो तो नहीं होंगे। फिर इसके बाद में जैसे 5 6 है, इसके बाद में कौन सा होगा, फिर 5 वाला होगा, तो 11/20 आना चाहिए, यानी 27/50 ना होकर 11/20 वाला होगा। तो सबसे पहले ये होगा, और फिर इसके बाद में 11/20 होगा, फिर इसके बाद में 0.54 यानी 27/50 होगा, और लास्ट में क्या होगा, 7/15 हो जाएगा।
क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ना तो आप इसको पॉइंट में सोल्व कर लिया करो या परसेंटेज में। देखो यही परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो 56% हो जाएगा, 46% हो जाएगा, 54% हो जाएगा, 55% हो जाएगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो इंटू 100 करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। बाकी आपको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर लेना। अगर यहाँ पे नीचे, अगर यहाँ से नीचे अगर कम में डाटा दे रखा तो हम क्या करते हैं, फिर एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। जैसे देखो 30, 15, 50 और 20 है ना, इनका एलसीएम निकाल लेते तो कितना होता है, यहाँ से 300 होता। देखो 50 है ना, 50 यानी 100 और 300 तो होना है, 300 है। तो फिर 300 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 होगा तो ये 170 बन जाएगा। यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 20 साते 140 होगा। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा और 27 इंटू 6 करना पड़ेगा तो इंटू 6 कर देंगे। यहाँ से 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 होगा, 15 इंटू 11 कर दोगे यहाँ से तो 165 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक कर लो कि सबसे ज़्यादा कौन सा, देखो 170 है, फिर 165 है, फिर ये वाला हो जाएगा। यहाँ से 27 इंटू 6 करेंगे और सबसे कम है 7/15 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी पॉइंट में भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं इसमें। नेक्स्ट देखो आपसे बोला है डिविजिबिलिटी रूल, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है उनके डिजिट सम निकाल लो आप। अगर वो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो वो देख लो यहाँ से। तो डिफरेंस बिटवीन द सम, ये डिफरेंस का बोल रखा है तो ये तो नहीं होगा। द लास्ट 2 डिजिट गलत है, 4 का होता है। द सम ऑफ द डिजिट दैट, तो ये होना चाहिए। इनका जो तीनों जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये सेम क्या होता है, 9 में होता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से बोला है इन वॉट रेशियोज टू राइस कॉस्टिंग ₹67.5 पर केजी बी मिक्सड विद राइस कॉस्टिंग 60 पर केजी सो एज ऑब्टेन इन एवरेज कॉस्ट ऑफ 64 पर केजी। तो आपको बताना है कि 67.5 केजी का एक चावल है, दूसरा है 60 रुपये पर केजी का चावल, उसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि टोटल जो एवरेज मूल्य है ना वो 64 रुपये आ जाए। तो ये एलिगेशन का सवाल हो गया। एलिगेशन लगा देंगे कि फर्स्ट है वो 67.5 केजी है, दूसरा है 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इसको मिलाया है तो टोटल कितना आ गया ओवरऑल 64 पर केजी है। तो यहाँ से रेशियो निकाल दो यानी डिफरेंस कर दो। देखो तो 4 3 या तो 3.5 होगा और यहाँ से 4 और 6 बच गया। तो रेशियो कितना हो गया, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 60 बन जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो तो 12 डिवाइडेड बाई ये 7 हो गया क्या, यहाँ से सॉरी यहाँ से 4 3.5 होगा और ये 6 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो गया, 5 7 35, तो 12:7 आना चाहिए था इसका। तो सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। 67.5 है, ये 60 है, ये 64 है। तो 64 में से यहाँ पे गलत कर दिया ना हमने, ये 64 है। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 64 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से 3.5 बच गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो ये हो गया 8:7। ठीक है, तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 8:7 में, उसको मिक्स करना होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से ए और बी हैं वो संयुक्त रूप से एक बिजनेस करते हैं और ए द्वारा किया गया जो निवेश है वो बी द्वारा निवेश किए गए का 7 गुना के बराबर है, यानी 7 गुना आपको दे रखा है। अगर 2,75,000 रुपये का वार्षिक प्रॉफिट होता है तो ए का शेयर कितना होगा। तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, टाइम तो दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि वार्षिक पूछा है, 12 महीने का पूछा है, टाइम सेम है, तो यहाँ से उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया वहीं इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो ए और बी के बारे में बोला है कि ए ने 7 गुना इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, तो ये 1 है, तो ये 1 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो ये 7 रुपये इन्वेस्ट किएगा। तो जो इन्वेस्ट का रेशियो होगा वहीं क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे टाइम दे रखा होता, अलग अलग टाइम दे रखा होता, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम दे रखा होता ना, वैसे तो इसमें दोनों में इक्वल दे रखा है, ये भी 12 महीने के लिए पूछा है, ये भी 12 महीने, 1 साल बोला ना इसने वार्षिक लाभ बताना, तो 12 महीने दोनों में सेम दे रखा है, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का हो जाता है। और अगर यहाँ पे टाइम अलग अलग दे रखा होता तो जो प्रॉफिट होता वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता। ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है, जो कंसेप्ट होता है ये होता है। तो इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट का हो जाएगा। बोला है एक का शेयर क्या होगा, तो इसी रेशियो में डिवाइड कर दो 2,75,000 को, तो 2,75,000 को 7:1 में डिवाइड करेंगे, टोटल के नीचे टोटल, एक का पूछा है तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। सोल्व कर देंगे, देखो यहाँ से 7 से गुना कर दो, 7 पंजे 35, 3 चला गया, 7 7 49 और 3 7 7 49 हो गया, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52, 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 19, डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार चला गया 3, 8 चौक 32, ये 5/8 हो गया। 5/8 का मतलब कितना होता है, 5/8 का मतलब, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो ये हो गया लगभग, ये 8 से डिवाइड ही कर दो ना, ठीक है, तो 0 होगा, और यहाँ से 8 से 48 हो गया, 2 बचेगा, 2/8 यानी 1/4, ये 25 हो गया, तो 24,0625 आ जाएगा।
सिंपली यहाँ से 7:1 में आपको यहाँ पे प्रॉफिट को बांटना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से दो संख्याओं का एचसीएफ है, उनके एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है एलसीएम का, ठीक है। यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो क्या हो गया कि एलसीएम अगर 20 रुपए है, सॉरी एलसीएम अगर 20 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1/20 बोल रहा है, यानी एचसीएफ हो जाएगा 1। यदि एक संख्या 96 है और उसका एलसीएम है वो एचसीएफ के बीच का डिफरेंस, एलसीएम और एचसीएफ का बीच का डिफरेंस है वो 456 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का है, 19 यूनिट का। तो इस 19 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 456। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, 19 दूना 38 और यहाँ से बचा कितना 7 बचे गया, 19 चौक 76, 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो गई। तो एचसीएफ तो हो गया 24 और एलसीएम हो जाएगा 24 × 20 यानी 480। ये हो गया। अब ये बोल दिया कि उनका एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि दो संख्या अगर आपको दे रखी है ए और बी, दो संख्या ए और बी दे रखी है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। इस पे बेस अगर एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आएगा मिक्स में तो यही सवाल आएगा। आपको दो संख्याएं दे रखी होगी, दोनों में से एक संख्या आपको दो संख्या बोली होगी, दोनों में से एक दे रखी होगी, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी वाली संख्या क्या होगी। ये इनमें से 4 चीजें हैं, 4 में से 3 देगा और एक पूछ लेगा। यहाँ पे आपको एक दे रखी है, 2 हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा जो दूसरी वाली संख्या होगी वो हो जाएगी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर 96। तो 24 चौक 96 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 120। तो आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है साइन ए, यहाँ से 1 + cot a + tan a साइन ए माइनस कोस ए ये पूछा है। देखो यहाँ से 1 + cot a + sin a को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन इसको कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, तो 1 + cos अपॉन साइन प्लस टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कोस। ये साइन माइनस कोस आपको दे रखा है, ये ऊपर है साइन कोस डिवाइडेड बाई साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, नीचे अगर साइन कोस एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन कोस प्लस यहाँ पे क्या बनेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्लियर है, ये सेम रहेगा बाकी का बाकी आपका साइन माइनस कोस, साइन कोस डिवाइडेड बाई साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। साइन कोस से साइन कोस चला गया, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ये 1 + साइन बन गया, यहाँ पे 1 + साइन कोस बन गया। अब यहाँ से जो कट रहा है देखो साइन माइनस कोस से कट जाएगा, 1 + साइन कोस 1 + साइन कोस से कट गया, आ गया क्या आपके पास 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ से टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये क्वेश्चन है ना, ये टाइप का सवाल अल्टरनेट डेज वाला, ये बहुत फेमस है। ये सीजीएल में भी इस टाइप का सवाल पूछेगी, जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए ना सब में ये एकांतर यानी अल्टरनेट डे वाला कंसेप्ट यहाँ से पूछा गया है, ये टाइप पूछा गया है और यही सवाल मेंस में पूछा गया है और यहाँ पे 100% है यही सवाल है। अभी सीजीएल का वापस से लगेगा 2023 का, उसमें पूछा जाएगा। तो इस पर जितने भी सवाल हैं अल्टरनेट डे के वो आपको करके जाने हैं। तो यहाँ से देखो ए है और बाकी आपको जो सीजीएल की मैंने सीरीज करवाई है 40 लेक्चर उसमें हुए हैं, 40 शिफ्टों के पेपर हुए थे, वो 40 शिफ्टों के पेपर आपको कंप्लीट देख के जाने हैं, क्योंकि वही हुआ है आपका सीजीएल का पहले 2022 में एंड में और इसके बाद में सीजीएल मेंस का सीएचएसएल मेंस का हुआ है। तो वो शिफ्ट आपको देख के जानी है कंप्लीट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं वो सारे के सारे वो सीरीज अब कंप्लीट देख लेना। देखो यहाँ से बोला है ए है वो किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी है वो 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए को एक दिन बी के द्वारा अगले दिन सी के द्वारा बारी बारी से इसको सहायता मिलती है और आपको बताना है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो इस तरीके से होता है कि पहले दिन बी की उसको हेल्प मिलती है और फिर दूसरे दिन सी इसकी हेल्प करता है और ये पैटर्न आपके पास इस तरीके से चलता जाता है, पहले दिन बी फिर दूसरे दिन सी, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क आप मान लो, यहाँ से टोटल वर्क हम मानेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 50 और यहाँ से 5 दिया तो ये लगभग कितना होगा देखो 50 तो है ही, अगर इसको हमसे 40 से डिवाइड करना है तो 4 से और गुना करना पड़ेगा और अगर 30 से डिवाइड करना है तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 और 600 हो गया क्या इसका एलसीएम, तो ये हो गया आपके पास 600। टोटल वर्क हो गया आपके पास 600, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 30 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 20, 50 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी आ गई 12, इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 15। क्लियर है। देखो a प्लस बी है तो 20 और 30 32, तो ये 32 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में। a प्लस सी है तो 20 30 और 35, तो ये 35 यूनिट का काम करेंगे दूसरे दिन और इसी तरीके से 32 35 32 35 इस तरीके से काम करते जाएंगे। तो मुझे बताइए 2 दिन में
ये 2 डेज में कितना काम हो गया आपके पास? 32 और 35 यूनिट का काम हो गया दोनों। तो जोड़ दीजिए यहाँ से 30 और 30 60, यानी 67 यूनिट का काम हो गया। हमें कितने यूनिट काम करवाना है? 600 यूनिट काम करवाना है। तो देखो 600 के पास चलते हैं अपन। अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 670 होगा, यानी 9 से गुना करेंगे तो 70, यानी 67 कम होगा, वो भी ज़्यादा होगा 600 से ज़्यादा। तो फिर 8 से गुना करते हैं अपन। तो 8 से गुना कर दीजिए यहाँ से, यानी 16 दिन में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 16 दिन में ये कितना काम हो जाएगा? 8 7 56, ये 5 8 6 48 और 5 यहाँ से 53। तो 536 यूनिट का काम हो गया 16 दिन में। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी अगले दिन अपना काम करेगा 32 यूनिट का। तो मुझे बताइए 17 डेज में काम कितना हो गया अब? तो यहां से हो गया आपके पास 568 यूनिट का। 568 यूनिट का काम हो गया। बचा कितना काम आपके पास? 600 में से 568 कम करेंगे तो यानी कितना बच गया? यहाँ से 32 यूनिट का काम बच गया है। तो ये 32 यूनिट का काम कौन करेगा? अब ए प्लस सी करेगा। ए प्लस सी एक दिन में 35 यूनिट का काम कर रहा है, ये एक दिन में कर रहा है। तो हमें तो 32 यूनिट ही काम करवाना है। तो कितना टाइम लगेगा? तो 1 यूनिट का काम करने में 1/35 दिन लगेगा। तो 32 यूनिट का काम करने में 32/35 दिन लगेगा। तो 17 दिन तो लगने वाले हैं और 32/35 दिन में बाकी का काम और कर देंगे। तो ये हो जाएगा आंसर 17 सही 32/35, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं रेगुलरली। तो इस टाइप के सवालों को आपको करके जाना है और थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है इसमें। नेक्स्ट देखो, फिर से वापस से वही कंसेप्ट पे आ गए सवाल। एचसीएफ आपको दे रखा है 11, एलसीएम आपको दे रखा है एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है, कुछ ही नहीं करना, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। 11 से 7 बार, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नाम 63 और 7 नाम 63, तो ये हो जाएगा 99। बस यही आपको करना है। इसमें देखो यहाँ से 2 बेलन की रेडियस से आपको दे रखी है, 2:1 में दे रखी है। उसकी ऊंचाई हाइट है वो 5:2 है। उसका वॉल्यूम बताना। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो दोनों में कॉन्स्टेंट, यानी डिपेंड किस पे करेगा? आर स्क्वायर इंटू एच पे। तो जो रेशियो होगा ना वॉल्यूम का वो क्या होगा? आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 यानी 20 अनुपात 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 करोगे 2। तो जो वॉल्यूम का रेशियो हो गया वो 10:1 हो गया। किसमें? आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा। तो R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2। तो बस यही चीज आपको करनी है एग्जाम में। तो आंसर जो आएगा वो 10:1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य है वो आपको दे रखा है 18,000 रुपये। दुकानदार उस पर 40% का डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो टेलीविजन का आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो 18,000 रुपये है, उस पर 40% का डिस्काउंट देता है और फिर 10% का प्रॉफिट कमाता है। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका हम देखें जो डेली लाइफ में हम करते हैं, एक दुकानदार को सोच लो कि वो उसके पास 18,000 रुपये वो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है, वो 18,000 रुपये 40% का डिस्काउंट देगा। तो 18,000 रुपये 40% का मतलब 18,000 का 40% निकाल दो, यानी 7,200 रुपये का वो डिस्काउंट देगा इस पर। यानी बेचेगा कितने में? वो 18,000 में से 7,000 कम कर दो यहाँ से, तो 8,000 ही कम करेंगे यहाँ से, तो 10,000 होगा, 10,800 रुपये होगा। ये इतने रुपए उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस होगा। तो जो बेचेगा वो दुकानदार वो 10,800 रुपये में बेचेगा। अब ये बोला है कि 10% उसको प्रॉफिट होता है, तो 10,800 रुपये में जो वो बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट होता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये कमा रहा है वो। यानी बेचेगा कितने में? वो 11 रुपये में। तो 11 यूनिट की वैल्यू तो है और 10 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ से सोल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा? देखो 10,000 या 800 है, जीरो तो ही, 11 से डिवाइड कर दो तो ये कितनी बार जाएगा? 11 9 99, 9 बच जाएगा यहाँ से, 11 8 88 और यहाँ से 2 बचेगा, एक बार चला जाएगा, फिर 9 बच गया, 11 8 88, तो 98 और 18 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से। ठीक है, 2/11 है तो यहाँ से 2 इस तरीके से चलता जाएगा बाकी। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो 98 18 पॉइंट आएगा। यानी यहाँ पे देखो कुछ गलत दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है। देखो ऑप्शन है ना, ये इस तरीके से है, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे सभी में 2 दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 9,818 सही 2/11, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी दूसरा तरीका इसका इसी क्वेश्चन को करने का, जो मैंने लास्ट जो सीरीज बताई थी उसमें भी ये कंसेप्ट बताया था और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये सवाल। ठीक है, ये 100% आने वाला आपका। इसमें देखो दूसरा तरीका कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, तो डिस्काउंट 40% है तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 40 कर देंगे तो 60%। मार्क प्राइस का निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110।
10। जो रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का वो आ गया 6:11। ये तो आ गया। ठीक है, आपको क्या दे रखी है, ये 18,000 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, 18,000 है, ये मार्क प्राइस है, 11 यूनिट की वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये वापस से वही बन गया कि 18 की 108, 108 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से 11 है, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत यहाँ से इस टाइप का सवाल भी आने वाला आपका एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, और उससे रिलेटेड कुछ जो सवाल होंगे वो भी एक एक सवाल आपको समझा दूंगा। तो इससे सीजीएल से पहले आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये फेमस सवाल है, सारे के सारे जो सवाल है ना ये फेमस है, एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक सर्किल आपको दे रखा है जिसमें देखो, ऐसे तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ पूरा का पूरा। यहाँ से एडी बोला है कि इसकी टेंजेंट है, ये एडी है, ए बी सी है, ये एक छेदक रेखा है, छेदक का मतलब यहाँ से सेकेंड है, इसको इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से। ए बी आपको दे रखा है ये 8 है, बी सी आपको दे रखा है ये 10 है, पूछा है एडी की लेंथ क्या होगी। तो इसमें आपको जो थ्योरम है वो आपको पता होनी चाहिए कि एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से ए बी इंटू ए सी। टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली लेंथ और ये टोटल लेंथ, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो गए। एडी स्क्वायर पूछा है तो ए बी इंटू ए सी कर दो, ए बी तो आपके पास 8 है और टोटल ए सी कितनी होगी, 10 + 8 18, तो 8 × 18 हो गई एडी स्क्वायर। एडी हमें निकालना है तो रूट कर दो, 18 × 144, 144 का रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो एडी की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 12। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस है वो 2,10,000 रुपये है। 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस है वो 1,22,000 है। तो आपको बताना है कि एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो, 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 मोबाइल हैं, इसका टोटल आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2,10,000। अब यहाँ से तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसी तरीके से लिख दूँ क्या, यहाँ से ये तो 5 बन गया, ये 2 बन गया, यानी ये बन गया आपके पास 5 रेफ्रिजरेटर प्लस 2 मोबाइल इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 105 और ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1,05,000 हो गया। दूसरा आपको दे रखा है कि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 3 रेफ्रिजरेटर प्लस 1 मोबाइल। इसका जो कॉस्ट प्राइस है इसको 2 से डिवाइड कर दो, 6 और 1 यानी 61,000 रुपये है, ये 61,000 रुपये है। तो 2 इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछा है यहाँ से कि 2 मोबाइल एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से रेफ्रिजरेटर और मोबाइल का अलग अलग निकाल लो कि उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक एक का, एक पीस का कितना है, तो सब फिर कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको 2 इक्वेशन दे रखी हो, देखो यहाँ से 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दे रखी हो, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको सोल्व करना है। देखो, अगर आपको यहाँ से अक्स और वाई मान लेते हैं, यहाँ से अक्स और वाई है, तो अगर पहले वाली टर्म निकालनी है, अक्स निकालना है, यानी आप यहाँ से निकालोगे आर, तो आर निकालोगे क्या कर दो, इस आर को तो छुपा दो, इसको तो काट दो, देखो इस पूरे को तो काट दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 61 करोगे और माइनस 1 × 1,05,000 करोगे, 2 × 61,000 करोगे वो तो आएगा 1,22,000, 1,22,000 माइनस यहाँ से 1 × 1,05,000 कर दोगे, ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 × 1 5 और 3 × 2 6, तो 5 - 6। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी हम अक्स निकालते हैं इसके बाहर एक माइनस रख देना, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो गया, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1,22,000 में से 1,05,000 घटा देंगे तो ये हो गया आपके पास 2 और यानी 17,000। 17,000 डिवाइडेड बाई 5 - 6 -1 कट जाएगा, तो ये हो गया आर की वैल्यू आपके पास आ गई 17,000। क्लियर है। जैसे आपको यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी है, फिर एम को छुपा देंगे, यहाँ से एम को हटा दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 61,000 से, तो ये तो कितना बनेगा 5 और 30, 3,05,000 रुपये, माइनस फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,05,000 से, तो ये बनेगा 3,15,000 डिवाइडेड बाई वो सेम करना है ये क्रॉस वाला, तो 5 - 6 यानी -1 ही आएगा। ये देखो 3,05,000 में से 3,15,000 घटाना तो माइनस का बचेगा 10,000, लेकिन यहाँ से माइनस और माइनस तो हट जाएगा, यानी एम की वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, एक रेफ्रिजरेटर 17,000 का हो गया और 2 मोबाइल हैं 10,000 के हिसाब से 20,000 के हो गए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ से 37,000 होगा।
क्लियर है? तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं फिर आप क्या करोगे, देखो जो बेसिक से करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो सेम बनाएगा, फिर इसको 5 से गुना करेगा, इसको 3 से गुना करेगा, पूरा सोल्व करेगा, माइनस कर देगा, तब आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, फिर m की वैल्यू इसमें पुट करेगा, फिर r की वैल्यू आएगी। तो उस तरीके से ये सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से r और m है एक लाइन में निकाल दो। तो ये तरीका होता है। देखो यहाँ से फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। इवन बताना है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे 5 का। तो प्रथम बताना है, प्रथम बोला है, फर्स्ट है, तो नेचुरल नंबर बोला है, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे अपन, ठीक है, 1 से लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है ना। तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका सम भी कर सकते हो कि 4, 16 ये पूरा का पूरा जोड़ के डिवाइड कर दो। पहला तरीका हो गया आपके पास, इन सभी को जोड़ दो क्योंकि ये तो इजी दे रखा है। अगर ये खूब बड़ा होता तब हम क्या करते, वो तरीका बता रहा हूँ। ये तो इजी दे रखा तो कि आप जोड़ोगे यहाँ पे और डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो बेसिक, अगर कोई यहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन दे रखा हो, यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 10 दे रखे होते कि 10 इवन नंबर है, उनका आपको एवरेज बताना है, तो फिर क्या करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले इनका सम निकालना है हमें। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 5 का स्क्वायर, ये बनेगा। इसका सम निकाल सकते हो। अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको क्या पता होगा आपको पास, कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो n तो 5 है, n प्लस 1 2n प्लस 1, तो यहाँ से 10 और 11 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कट गया, यहाँ से ये 2 तो बाहर है ही, तो 10 110 आ गया कि यहाँ से 110 आ गया, इसका सम, टोटल सम आ गया। एवरेज निकालना है तो सम डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे टोटल नंबर। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे गलत कर दिया क्या आपने, देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 होगा, तो 5 6 5 2 10 11 6 हो गया 55, 55 दुआ 110 हो गया, 110 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 होगा। फिर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूला तो सही है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ही होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से। तो 5 है, 5 इंटू 6 इंटू 5 दूनी 10 और 11 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो ये हो गया इसका सम, इंटू यहाँ पे गलत कर दिया ना हमने, देखो यहाँ पे जब 2 बाहर आएगा तो ये स्क्वायर बन के आएगा, तो यहाँ पे जो 2 बाहर आएगा तो ये बाहर स्क्वायर बन के 4 बनेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लिया है यहाँ से इस तरीके से, तो ये बाहर बनेगा 4। तो जो आंसर हो जाएगा ना यहाँ से वो कितना हो जाएगा, 44। एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से, 44। ठीक है, ये दूसरा तरीका होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें बोला है कि 3 टाइम्स है इसकी ब्रेथ का। तो एक रेक्टेंगल है और बोला है इसकी चौड़ाई है वो 3 गुना, चौड़ाई के 3 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 यूनिट है, ये अगर 1 है ब्रेथ तो यहाँ से इसकी लेंथ है वो 3 यूनिट है। इसका एरिया आपको दे रखा है 2700 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना हो गया, यहाँ से 3 यूनिट का स्क्वायर, 3 यूनिट का स्क्वायर 3 इंटू 1 करेंगे, यानी 3 मीटर स्क्वायर एक तरीके बोल दो, अगर मीटर में ले हमें, तो 3 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 2700 है, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 900। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 900 हो गई, हमें तो यहाँ से पूछा इसकी चौड़ाई पूछी, यानी 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, फिर 30 होगी, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे यहाँ से देखो 3 यूनिट का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 3 यूनिट का स्क्वायर आपको 2700 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 900, 1 यूनिट का स्क्वायर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 900 का रूट कर दोगे तो ये हो गया 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, हमसे पूछा इसकी ब्रेथ, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये हो जाएगी 30 मीटर। क्लियर है, मीटर में दे रखा है तो ये मीटर में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से साइन आपको दे रखा है, ये तो ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से फिर कुछ भी पूछा जाए, देखो साइन है 8/17, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया। कोट ए पूछा है तो ये हो गया 15/8, प्लस से के पूछा है कोस होता है 15/17, यानी 17/15 हो जाएगा। सोल्व कर दो यहाँ से एलसीएम लेके, तो 120, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और प्लस 8 इंटू 17 करेंगे तो 17 × 102, 17 119 और 17 × 136, तो ये बन गया 300, 6 5 11 और 6, और यहाँ से 361 डिवाइडेड बाई 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 बार 36 होता है, 3 बार तो पूरा पूरा चला गया, 1/120 आ जाएगा, 3 सही 1/120 होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये सवाल है, अब देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे ना यहाँ से बहुत इजी सवाल है, परसेंटेज का। बोला है कि गीता है वो एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का पे करती है, वो ईएमआई पे करेगी। उसका मासिक इनकम है वो 80,000 रुपये है, वो बच्चों की शिक्षा पे 15%,
घरेलू कामकाज पे वो 40%, जीपीएफ है उस पर 10%, और यहाँ से बैंक खाते में उसके 15% बचत रह जाते हैं, और बाकी का है वो ईएमआई भेज देती हैं। तो टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया, देखो 15, 40, 10 और 15 जोड़ दिया, 30, 70 और 80, तो 80% तो उसने खर्चा ही कर दिया। बाकी का बचा कितना, 20%, वही वो ईएमआई पे करती है। तो 80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 16,000। ये हो गया आंसर। पेन लगाना ही नहीं है आपको एग्जाम में इस टाइप के सवाल में। देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन डरना नहीं है आपको। अरुण और भारती की एज का जो सम है वो 24 वर्ष है। अरुण है, जिसमें अरुण तो बड़ा है, यानी ये बड़ा है, और अरुण और भारती की आयु को अगर दुगनी कर दिया जाए तो उनका जो अंतर है वो 8 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे एज कितनी है, तो जब भी एज का सवाल आए ना यहाँ से, तो आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। कैसे, देखो आपसे पूछा है अरुण की एज कितनी होगी, तो ये अरुण की एज ही आपको दे रखी है, ये अरुण की एज दे रखी है। मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ से ये ए है, ए ऑप्शन से चेक करते हैं। तो अरुण की एज अगर 24 है, बोला है अरुण और एज की टोटल 24 है, तो अगर ये 10 है तो भारती की एज कितनी होगी, फिर वो 10 होगी। टोटल सम 24 होना चाहिए, तो ये भारती की 10 होगी। बोला है नेक्स्ट कंडीशन कि अरुण और भारती को दुगुना कर दिया जाए इसकी एज को, तो ये 24 और ये 20 होगा। इनका डिफरेंस है वो 8 आना चाहिए। तो यहाँ से 14 और यहाँ 14 और 10 का डबल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 और ये हो जाएगा 20। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 वर्ष का। तो बिल्कुल सही है, 8 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा आपके पास। कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी आंसर हो गया। बाकी बेसिक तरीका क्या है कि अरुण प्लस भारती हैं, इसके एज का सम 24 वर्ष है, और यहाँ से अगर इसको दुगना कर देते हैं 2a + 2b है, सॉरी माइनस दे रखा ना इनका डिफरेंस, 2a - 2b है, ये आपको दे रखा है 8, यानी a - b है वो कितना है, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ से a + b दे रखा है, a - b दे रखा है। a निकालना है तो इसको जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से, 24 और 4 28 डिवाइडेड बाई 2 14 हो गया। b निकालना है, डिफरेंस कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 10 हो गया b। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है जिसकी लेंथ है 1200 मीटर है। ए और बी है वो एक ही स्थान से एक ही टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम आपको दे रखा है, और एक ही डायरेक्शन में 18 किलोमीटर/आवर और 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बताना है वो कितने समय बाद वो एक ही ट्रैक पे, उस ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे। तो जब वो सर्कुलर में दौड़ेंगे, देखो एक ही टाइम पे यहाँ से अगर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी डिफरेंस होगी, माइनस हो जाएगी यहाँ से। तो 18 और 7 यानी 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से वो दौड़ेंगे। टोटल यहाँ पे लेंथ कितनी है, 1200 मीटर, यानी जो टाइम लगेगा उनको मिलने में वो कितना लगेगा, 1200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड वो है 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से कितनी बार, 9 9 × 72 9 नाम 81, एक बार चला जाएगा, 9 3 12 9 3 27। तो यहाँ से फिर सेकंड में दे रखा ना, सेकंड में करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो वो सेकंड में आ जाएगा आपके पास। तो 9 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो कितनी बार जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6। तो कितना टाइम लगेगा उसको, यहाँ से लगेगा 800 1200 मीटर ही दे रखा ना यहाँ से, देखो या तो कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर में दे रखी है, और स्पीड दे रखी है किलोमीटर/आवर में, इसे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ गई 9 किलोमीटर/आवर, इसको कन्वर्ट कर दो, देखो तो मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सेकंड में आ जाएगा। सोल्व कर दो बस इसको, 9 दूनी 18, ये 2 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये 5 से डिवाइड कर दो, ये 6 बार चला गया, 24 बार हो गया। तो यहाँ से 24 × 2 यानी 48, ये हो जाएगा 480 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ का यूनिट का ध्यान रखना, किलोमीटर/आवर में दे रखा था। नेक्स्ट देखो, फिर से वापस से ये सवाल आ गया कि मीडियन क्या है। तो देखो यहाँ से वही चीज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म है, यानी जो बीच वाली टर्म आएगी देखो यहाँ से, तो यानी चौथी और पांचवी टर्म की बीच वाली, यही तो होगी इस तरीके से कि टोटल यहाँ पे 8 टर्म है ना, तो यहाँ से 3 और 3 टर्म तो इधर इधर हो गए बाकी की, यहाँ पे चौथी टर्म और पांचवी टर्म हो गई, यानी बीच वाली टर्म ये होगी चौथी और पांचवी के बीच में। तो हमें चौथी और पांचवी टर्म निकालनी है और फिर इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो चौथी और पांचवी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा इसको। तो पहले और यहाँ पे चौथे और पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा वो देख लो। यहाँ से सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो यहाँ से 12.3, और सबसे छोटी संख्या ये है 1 नंबर पे। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 2 नंबर, फिर इसके बाद में 116 है तो ये 3 नंबर पे हो गया, फिर 118 ये चौथे नंबर, सॉरी ये 114 तीसरे नंबर पे होगा, 114 है, फिर 116 होगा, और जो पांचवें नंबर पे आएगा वो 118 आएगा। क्लियर है।
फिर आगे हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हमें तो चौथी और पांचवी का है तो इसका एवरेज निकाल दो, 116.6 है और 118.7 है, एवरेज इसका निकाल देंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ दो तो 200, 200 तो होगा यहाँ से, 6 6 12 13 का 3 हासिल की 1 और 7 7 14 15 और 1 हो जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ से 2, 235.3 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा 117 पॉइंट और यहाँ से 65, 117.65 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि दो रेडियस का सम है वो उन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर हैं तो आपको बताना है इनमें से कि वो कौन से होंगे, किस तरीके से वो टच करेंगे और किस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा। तो दो आपको सर्किल दे रखे हैं, अगर इनकी रेडियस का सम, जैसे ये R1 है और ये R2 है, ये होगी, ये सेंटर C2 है, ये सेंटर C1 है, इनके बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 ही है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। इसमें 3 4 टाइप से सवाल बनते हैं। देखो पहला तो ये पूछ लेगा यहाँ से कि देखो इस तरीके से दे देगा, सेम चीज दे देगा, ये वाली लेंथ ये देगा, ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर देगा, बोलेगा यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं। यही सवाल CGL में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं अपन, 3 टेंजेंट खींच सकते हैं। बाकी ये बोला क्या है, यहाँ से पूछा जो आंसर हो जाएगा वो बाहरी रूप से स्पर्श करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। यहाँ से देखो, एक विद्यालय की कक्षा 11 में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान यानी बायो फिजिक्स लिया है, 17 ने बायोलॉजी और 20 ने केमिस्ट्री चुना है। यदि कक्षा 11 में छात्रों की टोटल संख्या है वो 60 थी, इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय को चुना है और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने हैं, तो इस बात की यह क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल के कक्षा 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन 3 विषयों में ठीक ठीक एक विषय चुना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। जो CHSL मेंस का जो बेस्ट सवाल है ना, ये एक ही सवाल पूछा गया है। देखो बोला क्या है, एक बार समझा देता हूँ आपको। इसमें 11th क्लास के बच्चे हैं, टोटल 60 स्टूडेंट हैं। इन 60 स्टूडेंट का आपको डाटा दे रखा है कि जो फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स को जो चूज करते हैं वो 40 स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी हैं वो 17 स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री है वो 20 स्टूडेंटों ने चुना है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि केवल और केवल एक अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट चुने तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, उसके आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम उसमें से अगर चुने तो वो निकले। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी कि हम वो निकाल लें कि टोटल कि केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट चूज करने वाले स्टूडेंटों की टोटल सम निकालें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कर दें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम पहला काम यही करेंगे कि आपके पास ये आ जाए कि एक केवल और केवल एक सब्जेक्ट को चूज करने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं। जैसे यहाँ पे हमें डायग्राम बना के सोल्व कर देते हैं वेन डायग्राम से, तो सवाल तो वेन डायग्राम का है, इसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ से बोला है फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तो कितने स्टूडेंट है, टोटल 40 है। क्लियर है। बायोलॉजी में आपको दे रखा है 20 स्टूडेंट चुने हैं बायोलॉजी को, और केमिस्ट्री को है वो 11 स्टूडेंटों ने चूज किया है। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज ये बोले हैं कि टोटल 5 स्टूडेंटों ने तीनों सब्जेक्ट चूज किए हैं, यानी टोटल सब्जेक्ट जो कॉमन पार्ट है ना इनका सबका, तो ये 5 है। तीनों सब्जेक्ट जो कॉमन किया है ना वो 5 है। बाकी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो 60 है। ये एक चीज आपको दे रखी है। अब यहाँ से इस डाटा का यूज करके हमें निकालना है क्या, कि हमें ये निकालना है कि जैसे यहाँ से मैं बोलूँ केवल और केवल फिजिक्स चूज करने वाले कितने हैं, ये x हैं, ये तो कॉमन हो गया। फिर केवल और केवल बायोलॉजी चूज करने वाले y हैं, केवल और केवल केमिस्ट्री चूज करने वाले z है। तो यानी आप प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड निकाल दो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस जेड निकाल दें। तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ से, अब देखो इसके 2 तरीके हैं करने के इस क्वेश्चन को। एक तो है बेसिक तरीका और एक दूसरा तरीका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका यहाँ से, पहला तरीका हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ से पहला ये चीज बोला ना यहाँ से कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं। एक चीज तो ये हो गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कि यहाँ से हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो एक इक्वेशन बना दे। तो मैं बना देता हूँ यहाँ से पहली इक्वेशन कि टोटल स्टूडेंट 60 है। तो देखो x प्लस, अभी यहाँ से देखो कॉमन पार्ट ना दे रखा है, यहाँ पे x और y का कॉमन भी नहीं दे रखा, तो मैं मान लेता हूँ ये p है, ये q है, ये r है। ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल 60 स्टूडेंट है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये तो होगा ही, प्लस p प्लस क्यू प्लस r भी होगा, p प्लस क्यू प्लस r और प्लस 5 ये है। ये टोटल कितना आपको दे रखा है, 60। ये हो गई पहली इक्वेशन।
क्लियर है कि टोटल जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा का सम कितना है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो गए, ये टोटल के जितने भी हैं, ये सम आपको दे रखा है 60। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ से, फिजिक्स का अलग से दे रखा है, बायोलॉजी का अलग से दे रखा है और केमिस्ट्री का अलग से दे रखा है। तो यहाँ से मैं निकाल दूँ कि P प्लस B प्लस C यानी तीनों सब्जेक्ट का मैं टोटल सम निकाल दूँ, वो कितना बनेगा, देखो 40, 60 और यहाँ से 70 और यहाँ से 17 दे रखा था ना, यहाँ पे 17 दे रखा है। यहाँ से केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में 17 स्टूडेंटों ने, और सॉरी केमिस्ट्री में 20 स्टूडेंट है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। केमिस्ट्री का आपको दे रखा है 20 स्टूडेंट है और 17 हैं वो बायोलॉजी में है, 17 यहाँ पे बायोलॉजी में है और फिजिक्स में 40 स्टूडेंट है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक तो ये बन गई, एक ये बन जाएगी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इनका बायोलॉजी का तीनों सम करे तो वो कितना बनना चाहिए, यहाँ से 4 2 6 और यानी 77 बनना चाहिए। ठीक है, तो वो कर देंगे यहाँ से, देखो वो टोटल सम करेंगे। देखो फिजिक्स का मैं निकालता हूँ, केवल और केवल फिजिक्स का निकालता हूँ, वो क्या बनेगा, x प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस पी प्लस क्यू प्लस 5 बनेगा इज इक्वल टू, ये टोटल यहाँ पे 40 बन गया, ये 40 आपको दे रखा है। टोटल केमिस्ट्री का निकाल दो यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, y प्लस पी प्लस आर प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 17 दे रखा है। और तीसरा यहाँ से केमिस्ट्री का निकाल दो, तो ये बनेगा z प्लस क्यू प्लस आर प्लस 5, ये आपको दे रखा है टोटल 20। यहाँ से अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ये 2 बार बन रहा है, 2 बार p है, 2 बार q है, 2 बार r है, तो 2 p प्लस क्यू प्लस r प्लस 5 या 15 इज इक्वल टू, ये टोटल आपके पास 77 हो गए, ये आपको दे रखा है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हो क्या, कैसे, देखिए देखो x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, यहाँ पे x p प्लस क्यू प्लस आर ये दे रखा है। तो मैं क्या करूँ, x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा, यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर होगा, देखो 55 हो जाएगा, 55 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस कर दो, देखो दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप हटा दो, या तो वो तरीका हो गया कि आप पुट कर दो यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू, तब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। या फिर क्या कर दो, दो में से हम एक को घटा देते हैं, दूसरी इक्वेशन में से एक को घटा दो, तो दूसरी में से पहली इक्वेशन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो ये दूसरी इक्वेशन है और यहाँ पे हटा दो x प्लस वाई प्लस जेड और ये p प्लस क्यू प्लस आर है और यहाँ पे 5 इक्वल टू 60 है। डिफरेंस करेंगे x प्लस वाई प्लस से, ये कट गया और यहाँ से p क्यू प्लस आर है तो एक तो कट जाएगा, केवल एक ही बचेगा। 5 यहाँ से घटाएंगे तो 10 बचेगा और यहाँ से 77 में से 7 घटा दे 60 घटा देंगे तो ये बचेगा 17। क्लियर है, तो यानी p प्लस क्यू प्लस आर है, ये आपके पास आ गया, यहाँ से हो गया, ये 10 हो गया ना, उधर जाके 7 बन जाएगा, यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 17 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो p प्लस क्यू प्लस आर है, ये 10 हो गया इक्वल टू 17 है, तो p प्लस क्यू प्लस आर है वो 7 आ गया, तो p प्लस क्यू प्लस आर है 7 है, तो 7 और 5 12, तो ये 60 माइनस 12 कर दोगे तो कितना होगा 48, ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 48, तो 48 डिवाइडेड बाई 60, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 का मतलब 0.80। ये तो हो गया पहला तरीका, थोड़ा सा लेंथी है। दूसरा तरीका इतना कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे फिजिक्स का आपको दे रखा है 40 स्टूडेंट है, बायोलॉजी का आपको दे रखा है, ये टोटल बायोलॉजी में 17 स्टूडेंट है और केमिस्ट्री में 20 स्टूडेंट है। ठीक है, ये सेम चीज होगी, x y z, ये मैं मान लेता हूँ p है, ये q है, ये r है, ये आपको 5 दे रखी है। अब यहाँ से एक देखो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है, और यहाँ पे टोटल कितना है, देखो 40 2 20 60 और 70 77 है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस जो बायो है, इनका टोटल का सम कितना आ रहा है 77 है। तो ये 77 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कि इसमें जब एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे जैसे p है, ये फिजिक्स है, तो ये p है, ये 2 बार ऐड हो गया है, जैसे फिजिक्स में भी ऐड हो गया यहाँ पे और बायोलॉजी में भी ऐड हो गया, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसी का डिफरेंस तो होगा यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा चीज होगी। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है 60 से लेके 77 के बीच में, यानी 17 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 17 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से फिजिक्स जो p है ना, p को 2 बार ऐड हो गया है, एक बार फिजिक्स में भी ऐड हो गया, एक बार बायोलॉजी में ऐड हो गया, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो निकाल लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ से फिजिक्स से जो p है ना, p वाली टर्म, ये 2 बार ऐड हो गई यहाँ पे, तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया,
जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखें तो क्यू 2 बार आएगा, यहाँ पे 2 बार जुड़ गया एक्स्ट्रा। इसी तरीके से आर है, ये भी 2 बार जुड़ गया तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया। ये 5 है, देखो तीनों में जुड़ रहा है तो एक बार तो वैसे 60 में आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना जुड़ा, ये 2 बार जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो ये 10 एक्स्ट्रा जुड़ गया। और इसी की वैल्यू कितनी है, ये एक्स्ट्रा कितना जुड़ा है, ये 17 है। तो देखो P प्लस क्यू प्लस आर कितना है, यहाँ से 7 आ गया P प्लस क्यू प्लस आर। तो P प्लस क्यू प्लस आर 7 है, तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर 7 है, ये 5 है, तो 7 और 5 12 हो गया टोटल टर्म। तो जो अक्स वाई और जेड होगा टोटल 60 में से ये टर्म को हम हटा दें यहाँ से, ये टोटल टर्म को, जिनका सम कितना है हमारे पास 12, इसका सम हटा दे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 48 आ गया। 48 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये आ गया आंसर 0.80। क्लियर है, ये दूसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है और कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x आपसे पूछा है। तो यहाँ से देखो मैं अगर कोस की पावर 4x कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस की पावर 4x प्लस 2 कोस की पावर 2x प्लस ये बन जाएगा 1, ये बन गया। ये देखो यहाँ से स्क्वायर फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो यहाँ से ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, तो ये बन गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये साइन एक्स है, ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स, यही तो बन गया। कोस की पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की पावर 4, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो कोस की पावर 4x आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे साइन एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। अब एक चीज देखो यहाँ से एक कन्वर्ट और हम कर सकते हैं यहाँ से कि देखो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स निकालना हमें, तो 1 प्लस साइन एक्स कैसे निकाले यहाँ से कि मैं यहाँ से कोस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स निकालने के लिए क्या करें, देखो यहाँ से मैं क्या कर दूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ साइन एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स, यही बनेगा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से 1 अपॉन साइन, तो यहाँ से 1 प्लस साइन की जगह 1 अपॉन साइन पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और ये बाहर साइन स्क्वायर है ये आपके पास, तो ये कट के क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया आंसर 1। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले आप कन्वर्ट कर दो, देखो साइन एक्स है, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर उधर जाते ही कोस स्क्वायर बन गया, तो देखो कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास कोस की पावर 8x है, तो यहाँ से दोनों तरफ 4 कर देंगे, दोनों तरफ 4 पावर लगाएंगे तो 8 बन जाएगा, तो ये बनेगा साइन की पावर 4 प्लस 2 इंटू कोस की पावर 6 है, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये साइन क्यूब बनेगा, प्लस साइन की पावर 4x है, दोनों तरफ सॉरी कोस की पावर 4x है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम टर्म आ गया आपके पास वापस से, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 आ गया, ये आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो यहाँ से इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो दोनों ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उनका एरिया के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि दोनों दो ट्राइंगल जो सिमिलर दे रखे हैं उनके एरिया का रेशियो है उनके साइड के, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। जो एरिया का रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा। जैसे हमें पूछा एक्स वाई जेड का रेशियो और पी क्यू आर है, इनको दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो एक्स वाई जेड का एरिया होगा वो मैं मान लेता हूँ एक्स है, और इसका एरिया 6 दे रखा है डिवाइडेड बाई 6 है। जो रेशियो होगा इसके एरिया का वो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एक्स वाई है और पी क्यू का रेशियो दे रखा है 6:1, इनके साइड का रेशियो है तो इनका साइड का स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 36 इंटू 6 हो गई, 36 इंटू 6 कितना हो गया 216, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से देखो ये बोला है, वैसे मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है, ठीक है, क्योंकि फिर वो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो समझाने के लिए मैंने पहले इसको यहाँ पे बता दिया था। बाकी यहाँ से देखो क्वेश्चन पढ़ता है अपन, बोला है ये भी अच्छा सवाल पूछा गया, इसमें 2 सवाल पूछे गए थे अच्छे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का उपयोग करके बनाया गया है।
जिनमें से प्रत्येक की साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, और आपसे बोला है कि प्रत्येक क्यूब का फलकों के बीच से एक क्यूब को हटा दिया जाता है। इनके टोटल साइड जितने भी हैं इनमें से एक क्यूब को हटा दिया जाता है। तो बताना है कि टोटल जो शेष बचेगा, जो शेष ठोस बचेगा, सॉलिड बचेगा, उसका एरिया आपको बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस, इसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो यहां से, अब यहां से इस तरीके से बोला है कि देखो 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब था, टोटल क्यूब है, उसमें से उसे कितने से, टोटल 125 क्यूबों से बनाया गया है। ठीक है, एक एक क्यूब रखे 125 क्यूब से बनाया गया है, और प्रत्येक की साइड कितनी है, एक एक दे रखी है। अब आपसे ये बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना, अगर इसमें से प्रत्येक साइड से हम एक एक क्यूब को हटा दे, बीच वाले क्यूब को हटा दे। ठीक है, तो जैसे ये क्यूब है टोटल, ठीक है, इसमें ये वाला क्यूब है, तो ये एक क्यूब हो गया इस तरीके से, देखो, तो ये एक क्यूब हो गया ये टोटल इस तरीके से। तो ये एक क्यूब, दो क्यूब, इस तरीके से टोटल 125 क्यूब से ये बनाया गया है। ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के टोटल, ये 5 सेंटीमीटर एक एक साइड का हो गया। इसमें से पहले वाले देखो, बीच वाले टर्म में से कोई भी एक क्यूब हटा दिया, बीच वाले से यहाँ से, तो एक क्यूब हटा दिया, इससे एक क्यूब हटा दिया, इससे एक क्यूब हटा दिया, टोटल 6 क्यूब हटा दिया इसने। बाकी का एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो मैं ऊपर वाली सरफेस का एरिया निकाल देता हूँ यहाँ से, तो वो क्या होगा। पहले तो ये देखो यहाँ से टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, ऊपर स्क्वायर तो बनेगा इस तरीके से, देखो ये स्क्वायर बन गया एक तरीके से, ये स्क्वायर है, ये ऊपर वाला, ये एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से 5 है, तो टोटल यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर है, यहाँ पे 25 स्क्वायर है, जिसमें से एक स्क्वायर तो हटा दिया ना, यहाँ से एक स्क्वायर तो हट गया, ये तो ये क्यूब हटाते ही ऊपर वाला हट गया, ये तो खाली जगह बची हुई है यहाँ पे। तो 25 की जगह यहाँ पे कितने स्क्वायर बचे, 24, यही तो बचे। यानी ऊपर वाली सरफेस में, इसमें यहाँ पे कितने सरफेस हैं, 24 हैं, टोटल 24 स्क्वायर बन रहे हैं। तो 24 स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, एक ही दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से इसका भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 24 होगा, इसका भी 24 होगा। टोटल 6 सरफेस हैं, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 24 इंटू 6। एक तो एरिया ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 24 इंटू 6 कर देंगे तो 24 से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपके पास टोटल। लेकिन एक चीज ये बोली है कि इसमें से एक क्यूब को हटाया गया है, एक क्यूब को, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है यहाँ से, तो ये क्यूब हटा दिया यहाँ से, ये क्यूब, तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक गैप बन गया, तो ये वाला एरिया ऐड हो गया। ऊपर वाली सरफेस तो हट गई, लेकिन बाहर ये जो बाकी की सरफेस है ये ऐड हो गई, तो इसका एरिया भी हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें ये एरिया और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 5 सरफेस हैं, तो 5 सरफेस का एरिया, यानी यहाँ से एक क्यूब का एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हो गया है यहाँ से। टोटल 6 सरफेस है, तो इंटू 6, तो टोटल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और एड हो गया यहाँ से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 144 और 30 जोड़ दो, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है, तो आपको खुद को ही समझना होगा इस चीज को। बोला है कि हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 11 से स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में बताना है। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। इनके बीच में जो भी होल नंबर हैं वो उनकी संख्या बतानी है। तो 122 से लेके 143 तक ये टोटल नंबर कितनी है ये आपको बताना है। तो कितनी हो गई है, 143 माइनस 122 कर दोगे यहाँ से, तो 21 प्लस 1 यानी 22। तो टोटल नंबर होंगे यहाँ से 22। नेक्स्ट देखो यहाँ से आपसे पूछा है, इलेक्शन का टाइप पूछा गया है कि दो उम्मीदवार है को बीच में चुनाव हुआ, जिसमें जो रजिस्टर वोटर का है, रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 40 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। द विनर रिसीव्ड 42% ऑफ द रजिस्टर वोट एंड वाज डिक्लेयर्ड द विनर बाय 112 वोट्स। व्हाट वाज द नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर्स। देखो बोला क्या है कि दो के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें से जो रजिस्टर वोट थे उसमें से 20% ने तो वोट ही नहीं दिया। तो मैं मान लेता हूं टोटल 100% वोट थे, इसमें से अगर 20% ने वोट नहीं दिया तो बचे कितने, 80%, यही बचेंगे। 80% के बाद में जो बचे हैं उनमें से 40% को इनवैलिड कर दिया, सॉरी 40% नहीं है, 40 वोट को, तो 40 वोट को इनवैलिड कर दिया गया। जो विनर है वो 42% प्राप्त करता है रजिस्टर्ड वोट का। टोटल 100% से रजिस्टर्ड वोट, तो उसमें से 42% विनर को मिलता है, तो विनर को 42% मिलता है। तो मुझे बताइए लूजर को कितना मिलेगा। बाकी को जो वोट बचे हैं वो तो इतने ही बचे हैं आपके पास, तो इसमें से 42 वोट को हटा दो 42% को, तो बचेंगे कितने यहाँ से, तो यहाँ से बचेंगे 38% और यहाँ से -40, ये वोट बचेंगे।
अब ये बोला है कि 112 वोट से वो जीत जाता है, तो विनर को इतना मिला, लूजर को इतना मिला, यानी उनके बीच में डिफरेंस तो दे रखा है 112। तो 42 माइनस 38 माइनस 40 का हटा दो यहाँ से, 42 माइनस 38 यानी 4%, और यहाँ से माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और 40 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 112। तो आपको यहाँ से देखो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 घटा दो यहाँ से, तो कितना बचेगा 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 18 चौक 72, 18 यूनिट हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1800। तो टोटल आपको रजिस्टर वोट पूछे वो कितने हो जाएंगे 1800। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक शहर की वार्षिक जनसंख्या है वो 2% इंक्रीज होती है हर साल, और 2020 में इसकी जनसंख्या थी 1.5 लाख। आपको बताना है 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो हर साल 2-2% बढ़ रही है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका यहाँ से, लेकिन वो कैलकुलेशन के आपको हमें चेक करना होगा कि किसमें कौन सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है उसको हटा देंगे, जिसमें कैलकुलेशन कम होगी वो लगाएंगे। पहला तरीका यहाँ पे इफेक्टिव रेट का लगा सकते हो आप, कि यहाँ से 2 साल के लिए 2%, 2% और 2% के लिए आप इफेक्टिव निकालो और फिर वो सोल्व करो। ठीक है, फॉर्मूला लगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड, उस तरीके से। दूसरा वाला तरीका, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर हमें 1.5 लाख का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन हो गया बहुत ज़्यादा, वो नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया कि 1,50,000 आपको 2020 में दे रखी हैं, तो 2% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो 102 बढ़ेंगे। यहाँ से 102 का क्यूब कर देंगे, 3 बार बढ़ रहे हैं, तो 102 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1.02% हो गया। तो 1.02% हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो 3 साल के लिए हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ निकाल दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका आप फ्रैक्शन से करो, कि आपके पास 1,50,000 है यहाँ से, और 2% की फ्रैक्शन हो गई 1/50, यानी 50 से हो गए 51, दूसरी साल भी 50 से 51, और तीसरी साल भी 50 से 51। अब इसको सोल्व कर लो, ये भी कैलकुलेटिव बन रहा है। चौथा तरीका, वो बहुत ही बेसिक तरीका, जो हम बिल्कुल जो गाँवों में लगाते हैं ना, बिल्कुल जो बोलते हैं ना आड़ू दिमाग, वो चीज़ लगाते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो इसको, उस तरीके से डायरेक्ट निकाल दो आप, तो कि परसेंटेज निकालना हमें। जो बिल्कुल बेसिक वाला स्टूडेंट होगा ना, वो कैसे करेगा कि 1.5 लाख का, कि पहले साल देखो 1.5 लाख थी 2020 में, 2021 में कितनी होगी 2% बढ़ गई, तो 1.5 लाख का 2% निकाल दो, 3,000 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 1,53,000 हो गई, 1,53,000 हो गई। फिर 2021 से लेकर 2022 में फिर से 2% बढ़ गई, तो इसका 2% निकाल दोगे, तो 2% कितना होगा देखो 15 दूना 30, और यहाँ से 3,060 हो जाएगा। तो 3,060 जोड़ दोगे यहाँ से, तो 3,060 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1,53,000 तो ही, तो 1,66,060 हो जाएगा, सॉरी 1,56,060 हो जाएगा। तीसरी साल क्या होगा, फिर से 2% इंक्रीज होगा, तो इसका 2% और निकाल देंगे, वो कितना होगा 2, 6 दूनी 12 पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 दूना 30 31, यानी 3,121 ये और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 0.2, और ये 1, 6 और 2 8, यहाँ पे 1, 6 और 3 9, यहाँ से 5 और 1, तो यहाँ पे 1,59,181.2 आएगा, यानी एवरेज जो जनसंख्या बताने तो कितनी हो जाएगी 1,59,181। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, क्योंकि यहाँ पे 2% ही दे रखा था, तो हम इजीली निकाल सकते थे इसको। तो ये हो गया। बाकी अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, 51 का क्यूब करना पड़ेगा, बार बार इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा, मतलब जो ईजी लगे ना, जो कैलकुलेशन में ईजी हो, वो तरीका आपको लगाना, तभी आपका टाइम बचेगा। पिता और पुत्र की आयु का डिफरेंस है वो 15 साल है। 5 वर्ष बाद में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो उन दोनों की एज है, वर्तमान एज क्या होगी, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मेथड से कर सकते हो एज का सवाल। मैंने बोला कि जब भी एज का सवाल है तो आपको ऑप्शन मेथड से करना होगा, तो वो इजी रहता है। दोनों की एज आपको दे रखी है, यानी पिता की है, ये उसके बेटे की है, उनके बीच में डिफरेंस 15 का, तो सभी का डिफरेंस 15 ही है। दूसरी कंडीशन ये बोली है कि 5 वर्ष बाद में, सॉरी 5 वर्ष पूर्व में, 5 वर्ष पूर्व है पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होनी चाहिए। तो मैं देखो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व निकालो, पिता की आयु है वो 40 होगी, और बेटे की आयु कितनी होगी 25 होगी, ये डबल नहीं है, यानी आंसर नहीं होगा। 5 वर्ष पूर्व ये 35 होगी और ये 20 होगी, डबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 35 यहाँ से 25 होगी और इसकी 10 होगी, ये भी डबल नहीं है। इसका माइनस करेंगे 5 तो ये 30 है, इसका माइनस करेंगे 5 तो 15 साल होगी, इसके 30 साल होगी, इसका डबल हो गया, यानी ये हो गया आंसर। ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है। तो जब भी एज का सवाल है आपको यहाँ से ऑप्शन मेथड को ज़्यादा तवज्जो देना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन मेथड से इजी हो जाता है सवाल। नहीं तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे कि फादर माइनस सन है, इनका डिफरेंस है वो 15 साल है, और 5 वर्ष पूर्व बोला यानी फादर -5 करोगे, और ये उनकी सन
5 करोगे, इसके डिफरेंस का कितना है 2 गुना, यहाँ से दूसरी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यहाँ से एलिमिनेट करोगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकालोगे। पहले फादर की निकालोगे फिर सन की निकालोगे और इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तो आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो आपसे 10 से 15 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ यहाँ से सब कुछ चीज़ें समझाई अच्छी तरीके से। आई होप आपको सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छे तरीके से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से मैं हर जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ से समझाई हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सारे कुछ तो आपने देखा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लेना। आप सीजीएल में जितने भी मैंने 40 शिफ्टों के पेपर करवाए हैं उसको करके जाना, अगर सीजीएल का एग्जाम की आप दे रहे हो। ठीक है, तो सीजीएल के एग्जाम के लिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि 2023 में हुआ था, तो थोड़ा हेल्प रहेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल हैं रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा क्विक रिवीजन के नाम से। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट है और जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, आई होप आपकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अब तक तैयारी हो गई होगी, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो अच्छे से मॉक टेस्ट देना और एग्जाम अच्छे तरीके से करके आना, बस यही आशा करता हूँ आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।